ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को पूजा की मिली अनुमति। ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला आया है। यह फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया गया है। ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा किए संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। अदालत ने इस प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुनाया। तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है। प्रकरण को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी कहते ने कहा, आज व्यासजी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश जिला अधिकारी को दिया है। वादी के अधिवक्ताओं के मुताबिक व्यासजी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया है। अधिवक्ताओं के अनुरोध पर कोर्ट ने नंदी के सामने की बैरिकेडिंग को खोलने की अनुमति दी है। इसे में अब तहखाने में 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने जाने दिया जाएगा। मंगलवार को कोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और इखलाक अहमद ने कहा था कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है, वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। 1 फरवरी से बदल सकते हैं ये नियम। 1 फरवरी से बदलने जा रहे नियमों के बाद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले महीने से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम से लेकर फास्टैग से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा गैस के दामों में बदलाव किए जाते हैं। ऐसे में 1 फरवरी से एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। आम लोगों की सुविधा को देखते हुए आरबीआई इम्स से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। बदले जा रहे इस नियम के अंतर्गत आप 1 फरवरी से बेनिफिशियरी का नाम जोड़कर 5 लाख रुपए तक की राशि ट्रांसफर कर सकेंगे। इसको लेकर कुछ समय पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया था। हालांकि यह नियम अब 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। इससे कई लोगों को मनी ट्रांसफर करने में सुविधा होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग की केवाईसी को अपडेट करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 तय कर रखी है। ऐसे में फास्टैग की केवाईसी करने की आज आखिरी तारीख है। अगर आज आप इस जरूरी कार्य को नहीं करते हैं, आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट या बैन हो जाएगा। गत वर्ष 13 दिसंबर को हुए सुरक्षा चूक मामले में केंद्र सरकार ने संसद भवन परिसर में कई तरह के सिक्योरिटी बदलाव कर दिए हैं। अब मुख्य गेटों पर जांच पड़ताल के लिए दिल्ली पुलिस नहीं है। यह जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई है। सीआईएसएफ द्वारा संसद भवन में चेकिंग का तकरीबन वही तरीका अपनाया है जो अमूमन एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है। अब संसद भवन परिसर में प्रवेश करने से लेकर किसी भी सदन में पहुंचने तक कई जगहों पर प्रवेश पत्र दिखाना होगा। प्रवेश पत्र दिखाने के बाद बायोमेट्रिक पुष्टि होगी, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को प्रवेश मिलेगा। सीआईएसएफ के अलावा संसद भवन परिसर में सादे कपड़ों वाली टीम की मौजूदगी को बढ़ा दिया गया है। संसद भवन की ओवरऑल सुरक्षा का जिम्मा पहले की भांति सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप के पास है। बता दें कि गत वर्ष 13 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा की विजिटर गैलरी से एकाएक 2 युवक कूद गए थे। उनमें से एक युवक ने अपने जूते से एक स्प्रे कैप्सूल निकालकर सदन में धुआं फैला दिया। इससे सदन में अफरातफरी मच गई। सुरक्षाकर्मियों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। उनके दूसरे साथी संसद भवन परिसर के बाहर भी खड़े थे। नहीं पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने लगभग 74 मिनट के संबोधन में सरकार के विजन और देश में बीते 10 साल की अवधि में हुए कामकाज का विस्तार से जिक्र किया। आमतौर पर बजट सत्र में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बीते वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, पर इस बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 पेश करेंगी। हर साल बजट दस्तावेज पेश होने से एक दिन पहले केंद्र सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है। हालांकि इस बार यह आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया जा रहा है। इस बार आम चुनाव के कारण जरूरी वित्तीय कार्यों के प्रबंधन के लिए सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा। चूंकि चुनावों के कारण पूर्ण बजट प्रक्रिया बाधित रहेगी,
इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी को पेश नहीं किया जाएगा। इसके बजाय केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में भारत की यात्रा पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था के परिदृश्य की झलक भी साझा की गई है। ईडी ने केजरीवाल को भेजा 5वां समन। ईडी ने 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन दिल्ली सीएम पेश नहीं हुए थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए जवाब में पूछा कि यदि वह आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं है, तो उन्हें समन क्यों जारी किया गया। इससे पहले ईडी द्वारा भेजे गए समन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको समन भेजे जा रहे हैं। तथाकथित आबकारी मामले की जांच पिछले 2 साल से चल रही है। इन 2 सालों में इनको कुछ भी नहीं मिला। कई कोर्ट भी ईडी से कई बार सवाल पूछ चुकी हैं कि कितने पैसों की रिकवरी हुई, क्या कहीं कोई सोना, जमीन के कागजात मिले, लेकिन ईडी को कहीं कुछ नहीं मिला है। लोगों को मार मार कर झूठे बयान लिए जा रहे हैं। उधर आप की वरिष्ठ नेता व मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा अपने कामों के दम पर नहीं, बल्कि सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करते हुए चुनाव जीतना चाहती है। मुख्यमंत्री का दावा है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ईडी को अभी तक सबूत नहीं मिले हैं, जबकि पिछले 2 साल से शराब घोटाले की चर्चा हो रही है और जांच एजेंसी कई रेड मार चुकी है। महिलाओं को टैक्स में छूट दे सकती है सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। अंतरिम बजट 2024 से महिलाओं को खासी उम्मीद है। नौकरी पेशा महिलाएं वित्त मंत्री से कई आस लगाकर बैठी हैं। इन महिलाओं को उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार ने महिला करदाताओं से जो सहूलियतें वापस ली थीं, क्या वह चुनाव से पहले मोदी सरकार फिर से लौटाएगी। देश में करीब 12 साल पहले तक महिलाओं के लिए अलग टैक्स की सुविधा थी। इसमें महिला करदाताओं के लिए इनकम टैक्स में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती थी, यानी महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम टैक्स चुकाती थीं। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2012-13 ने इस प्रणाली को खत्म कर दिया था। तब सरकार ने महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान टैक्स स्लैब पेश किया था। तब से महिलाओं के लिए कोई अलग आयकर स्लैब नहीं है। एनबीईएमएस ने कम किया नीट पीजी आवेदन शुल्क। एनबीईएमएस ने सभी उम्मीदवारों के लिए नीट पीजी आवेदन शुल्क को घटा दिया गया है, जिससे लाखों उम्मीदवारों को इसका फायदा मिलेगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये कम कर दिया गया है। एनबीईएमएस ने कहा कि इसके तहत परीक्षाओं में बैठने वाले लाखों उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा शुल्क कम करने का फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2024 के बाद आगामी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा करने वाले उम्मीदवारों को कम शुल्क का भुगतान करना होगा। महिलाओं में बढ़ा स्तन कैंसर का खतरा। उत्तर भारत की 40 साल से कम उम्र की महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा ज्यादा है। वहीं संक्रमित महिलाओं पर इलाज की पद्धतियां भी कारगर साबित नहीं हो रही। इसकी पुष्टि पीजीआई के सर्जरी विभाग में हुए शोध में हो रही है। इस शोध में पाया गया है कि चंडीगढ़ के साथ ही पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 40 साल से कम उम्र की महिलाएं इसकी चपेट में ज्यादा आ रही हैं, जबकि विदेशों में यह कैंसर 50 साल के बाद कॉमन है। पीजीआई में हुए शोध स्थिति की गंभीरता की ओर संकेत कर रहे हैं। नए सदस्यों ने ली राज्यसभा में शपथ। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 74 मिनट के विस्तृत अभिभाषण में सरकार की नीतियों और विजन का जिक्र किया। संसद में हंगामे और अशोभनीय आचरण के आरोपी सांसदों के मामले में राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पेश की गई। 2 नए सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने टिप्पणी की। पार्टी ने इसे चुनावी भाषण करार दिया। सांसदों ने सरकार पर बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे की अनदेखी करने के आरोप लगाए। केरल से निर्वाचित कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा, सरकार ने राष्ट्रपति को देने के लिए एक चुनावी भाषण लिखा है। उन्होंने बेरोजगारी की बात नहीं की। यह एक तरफा आख्यान है
जो कई महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी करता है। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन तय। कांग्रेस ने अपनी इस जनसभा को न्याय सम्मेलन नाम देकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदेश को आगे बढ़ाने का काम करने की कोशिश की है। इस न्याय सम्मेलन के जरिए पार्टी युवा, महिलाओं, गरीबों, किसानों और श्रमिकों को न्याय मांगने का काम करेगी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए 3 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली कर पार्टी लोकसभा चुनावों का आगाज करने जा रही है।